तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हमने इसके पहले पढ़ चुका था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा पहचान के बारे में भी जान लिया था, लेकिन हम इस वीडियो में पहचान के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों क्या पहचान होती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बस उसे पहचाना जा सकता है कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, क्योंकि उसमें आपको अणु या परमाणु टूटते हुए नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या क्या होती है। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, यानी कुछ अवक्षेप बन जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल भी लिखे हैं, आप चाहें तो पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद फिर इसके बारे में आगे बताता हूँ। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि अवस्था परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों देखा है आपने, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी और यहाँ पे ऑक्सीजन थी और उसके बाद से इससे मिलकर जल का निर्माण हुआ। तो दोस्तों कुछ लोगों को पता नहीं हुआ यहाँ पे H2 और O2 क्यों लिखा है। तो दोस्तों उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जब भी निकलता है तो अपने दो परमाणुओं के साथ, इसीलिए इसे H2 के रूप में लिखा जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं दो लिखा जाता है जिनके नीचे दो परमाणुओं के साथ निकलता है तो उन्हें उनके नीचे दो लिखा जाता है, जैसे H2O2 गिव्स H2O, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके जल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं एक गैसीय माध्यम में और ये भी गैसीय माध्यम में है और इसके बाद से जल का निर्माण कर रहे हैं, यानी द्रव है, जल एक द्रव है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रंग में परिवर्तन। FeCuSO4 यानी फेरम यानी आयरन, फेरम ये लैटिन नाम है, यानी कि लोहा और कॉपर सल्फेट मिलकर फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण करते हैं, यानी दो इधर आपको मैंने रासायनिक अभिक्रिया बताया था कि इधर अभिकारक होते हैं, उधर उत्पाद होता है। तो दोस्तों ये फेरस सल्फेट और उसके बाद से कॉपर का निर्माण करते हैं, जिसके रंग में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, यानी इसमें एक नए रंग का निर्माण होता है। दोस्तों अब हम बात करें कि गैस का निष्कासन यानी गैस का निकलना, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी निकलती है, तो उस गैस के निष्कासन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, यानी इसमें H2 गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस बाहर निकल रही है, और जब हम जिंक की H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यानी H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर होगी और हमें ZnSO4 जिंक सल्फेट प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चूने CaO कैल्शियम जो होता है चूना, उसके बारे में कैल्शियम, और जब हम जल को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। देखिए OH भी दो लिखा हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये अपने दो परमाणुओं के साथ हमेशा रहते हैं, इन लोगों का एक परमाणु से काम नहीं चल पाता। अब तक आपके लिए इतना ही याद रखना काफी है। तो दोस्तों CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब घरों की रंगाई होती है व्हाइट वाले पेंट से, जो पुराना पेंट होता था, तो उसको जब मिलाया जाता था जिस हौज में, उसमें से उष्मा मुक्त होती थी, तो इसीलिए ताप में परिवर्तन, इसके ताप में परिवर्तन हो जाता है, यानी ये गर्म हो जाता है। अब अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण क्या होता है, यानी उसके उस समय कुछ अवक्षेप का निर्माण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कुछ अवक्षेप का निकलना, जैसे कि PbNO3 प्लस Kl का जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो PbI2 होगा और उसके बाद KNO3 मतलब का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये बात था अवक्षेप का निर्माण। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया करने बारे में बात कर लिया था। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्यों होता है और उसे कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है, देख सकते हैं इस फॉर्म में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ए लेफ्ट हैंड साइड और ए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अभिकारक यानी कि जो उसमें प्रोडक्ट, जो उसमें पदार्थ लग रहा है उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया हुई नहीं रहती है, उन दोनों को अभिक्रिया करने के लिए मिलाते हैं, उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे H2 और O2 अभिकारक है और इधर उत्पाद हो रहा है, यानी जल का निर्माण हो रहा है, जल का उत्पाद हो रहा है। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इधर H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यानी कि यही एक रासायनिक समीकरण है। अब इसे लिखने का प्रकार, इसको बारे में भी हमें पता रहना चाहिए कि हाइड्रोजन जब भी
जाएगा तो अपना दो परमाणु लेके जाएगा, यानी कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो H को SY2 ही लिखेंगे। दोस्तों इसमें जितने भी H2, I2 और O2 जितने भी होते हैं आप लोग याद कर लेंगे कि कितने परमाणुओं के साथ होता है, तो उसे उसी प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के बारे में। आप क्लास 9th में रासायनिक अभिक्रिया नहीं, आप इसके बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, O2 और H2 के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की बात। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, यानी कि उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। यानी कि आप लोगों ने क्लास 9th में एक टर्म पढ़ा होगा जिसमें कि उसमें बताया गया होगा कि आप कहीं का भी जल ले लें उसका अनुपात भी बराबर रहेगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, यानी कि उसके द्रव्यमान में कोई भी खंडन नहीं होता। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी न तो उसका द्रव्यमान का सृजन होता है न ही द्रव्यमान नष्ट होता है। तो दोस्तों सेम वही कंडीशन इसको बैलेंस करने की बात आती है। तो दोस्तों इसको बैलेंस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसे बैलेंस करने की सबसे सिंपल ट्रिक, आप इसको नोट करते रहिए। इधर बैलेंस करने के लिए आप पहले दो कॉलम बनाएंगे, इसे बैलेंस करने के लिए पहले दो कॉलम बनाएंगे और इसमें जितने भी रिएक्टेंट यानी भाग लिए, जितने भी अभिकारक भाग लिए हैं उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने भाग लिया है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु, तो इधर दो और इधर दो, यानी अभिकारक साइड में दोनों दो दो है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब जिधर पदार्थ का निर्माण हुआ है यानी जिधर उत्पाद हुआ है उधर कितना है, उधर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल समीकरण है इसे बैलेंस करने के लिए, यानी कि इसमें एक की कमी है। तो दोस्तों जब इसे हम 2H2 पर इसे बैलेंस कर लेते हैं, जब इसे हम 2H2O कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इधर कितना हो गया हाइड्रोजन, इधर 4 हो गया। तो दोस्तों अब हम इधर भी अगर जो आप देख सकते हैं, मैं इधर भी 2 लिख दूं तो इसमें भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, यानी कि एक क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो दोस्तों बैलेंस करने वाला क्वेश्चन बोर्ड में पक्का ही आता है। या तो आपको दे देगा कि रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और इसको बैलेंस कीजिए। तो दोस्तों आप क्लास 9th की बुक उठाकर उसमें सही चीज पढ़ दीजिएगा ताकि आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखने में ना दिक्कत हो और आप इसे संतुलित करने में आपको आसानी हो। वैसे तो ऐसे ही पूछता है, नहीं तो दे देगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो जल बनता है, इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखे तथा इसको संतुलित कीजिए। तो इसी प्रकार लिखेंगे और इसी प्रकार इसे संतुलित करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बस जल का ही पूछेगा, किसी का भी पूछ सकता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। आप लोग पता चल चुका होगा दोस्तों, कितना हो बड़ा हो उसको ऐसे ही बैलेंस किया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं Fe 1 है, इसमें भी Fe 1 है और Cu, इसमें Cu 1 है और इसमें भी Cu 1 है, SO4 यानी कि इसमें सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि ये बैलेंस है। ये इक्वेशन बैलेंस है। जो इक्वेशन नहीं बैलेंस रहती है उसे बैलेंस करने के लिए देता है। तो दोस्तों इन सभी को उदाहरण याद करने से कोई फायदा रहेगा कि इसके आपको उदाहरण याद रहेंगे तो आप इसे लिख लेंगे, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों हमारी तैयारी कुछ बिल्कुल अच्छे ढंग से हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें अभिक्रिया के प्रकार आते हैं, कैसे कैसे अभिक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से और जो आप केमिकल समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो एक त्रुटि विधि होती है, त्रुटि और सही विधि, यानी आपको बार बार इसको मिटाना और सही करना पड़ेगा, इसे कई चरणों में करना पड़ेगा। इसके और भी तरीके हैं लेकिन क्लास 10th में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों इसको मैं इसलिए नहीं इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसी में मैं आपको सब बताऊंगा कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों आपने सुना होगा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे Fe + CuSO4 से अभिक्रिया करके FeSO4 + Cu बन जा रहा है। यानी विस्थापन का मतलब कि इसमें एक तत्व को या एक पदार्थ को विस्थापित कर दिया जा रहा है, यानी कि
पहले Fe और CuSO4 एक पास है, फिर FeSO4 यानी FeSO4 के साथ आ जाएगा और Cu विस्थापित हो जा रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है और ये मेरा भाई है। फिर इसको समझिए और इसके बाद से फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि देखते हैं ना, भाई भाई में उतना नहीं बनता, दोस्त और दोस्त भाई में ज्यादा बनता है, यानी कि भाई यो में ज्यादा नहीं बनता, दोस्तों में ज्यादा बनता है। तो दोस्तों यानी कि Fe आ गया मेरे भाई के साथ और मुझे विस्थापित कर दिया गया, क्योंकि दोस्त जब जहाँ रहते हैं वहाँ भाई की जरूरत नहीं होती, भाई वहाँ पे साइड कर दिया जाता है। वो मतलब कि जानते हैं दोस्त होते हैं तो कुछ प्राइवेट बातें होती हैं, इसीलिए दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और अभिकारक है, तो FeSO4 के साथ चला गया तो Cu उसके साथ चला जाएगा, यानी दोनों में अदला बदली हो जाएगी। यानी समझ लीजिए कि ये मेरा फ्रेंड है और दूसरे का फ्रेंड है, तो मैं दूसरे फ्रेंड के पास चला जाऊंगा और मेरा फ्रेंड उसके पास चला जाएगा। सो दोस्तों ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है और इसमें एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।